मंत्रालय ने 23 आतंकियों को आतंकी घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 23 में से 17 पाकिस्तानी हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं। पीओके से भारत विरोधी आतंकी गतिविधि चलाने का इन पर आरोप है। 23 नए आतंकी क्यों बैन किए गए ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यूएपीए के तहत 23 आतंकियों को बैन किया गया है, जिनमें 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय हैं। पीओके से आतंकी गतिविधियां भारत के खिलाफ चलाने का आरोप था, जिसके आधार पर मोदी सरकार ने गृह मंत्रालय के कहने पर यह बड़ा फैसला किया है। ये 23 नए आतंकी क्यों बैन किए गए, जानिए। भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश का इन पर आरोप है। हथियार तस्करी और सीमा पार घुसपैठ का आरोप भी है। आतंकवाद के लिए धन जुटाने का आरोप है। आतंकवादियों की भर्ती जैसे गंभीर मामले इन पर दर्ज हैं। फैसले से होगा क्या, यानी इसका असर क्या होगा, ये फैसला क्यों किया गया, जानिए। इससे वित्तीय नेटवर्क पर ब्रेक लगेगा, इनकी आवाजाही पर भी रोक लगेगी, भर्ती क्षमता भी रुक जाएगी, यानी और लोगों को भर्ती करने की क्षमता रुकेगी। आतंकी गतिविधियां भी रुक जाएंगी, आतंकी इकोसिस्टम कमजोर होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा इससे मजबूत होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता, पॉलिटिकल एडिटर TV9 के आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन ये अभी क्यों लिया गया? किस तरह की समीक्षा की गई थी, किस आधार पर यह फैसला लिया गया है, और जो समय है उसका वो क्यों अहमियत रखता है? देखिए सुमेरा, समय समय पर भारत सरकार ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती रहती है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से 23 लोगों को आतंकी घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, निर्णय लिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करती है, लगातार कोशिश करती है कि उसको किसी भी सूरत में आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ देश में प्रश्रय देने वाले शक्तियों को वो बख्शेगी नहीं। और इसमें आपने देखा जैसे 17 इसमें पाकिस्तानी नागरिक हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को चलाते थे, और 6 इसमें भारतीय नागरिक हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। इन सब पर इनका पुराना जो इतिहास रहा है, अलग अलग केस में इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं, इनके ऊपर लगातार जांच चली है, और उनके जो गतिविधियां फिलहाल अभी भी जो चल रही हैं पाकिस्तान से चाहे भारत की सरजमी से, वो उनके लिए वो जो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि ऐसे लोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं अगर किया गया तो आगे फिर से वो सर उठा सकते हैं। लिहाजा ये फैसला अभी लिया गया है, और आज ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें 23 आतंकियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। सुमेरा जी हाँ, तो एक तरफ ये बड़ा फैसला लिया गया है जिससे बहुत असर पड़ेगा, जैसा कि उमर भी बता रहे हैं कि जो नेटवर्क है उस पर आघात करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पीओके में आतंकी गतिविधि चलाने का इन पर आरोप था, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया आमोद इस तमाम जानकारी का। गाड़ी के पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल के मुद्दे पर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, या कितना मिलाया जा रहा है, बाकी कुछ और जगहों पर क्या इसमें किसी तरह की दिक्कत लोगों को सामने आ रही है। तो बहुत से सवाल हैं लोगों के मन में, जिसको लेकर E20 पेट्रोल से क्या फायदा है, एक्सपर्ट उसको बताने के लिए अब लोगों के सामने आए हैं। यानी जो E20 पेट्रोल है उसका गाड़ी पर क्या असर होगा, और उसको लेकर जो सवाल हैं एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। A result of a dialogue between various scientific agencies, experts, and extensive testing, and all ethanol gasoline, E20 gasoline, which is spread across the country now in all retail outlets, 77 of them all across the country. Have uniformly adopted the specifications, which is compliant to meeting the emission standards for BS6, as well as several other specifications which regulate the engine performance in terms of higher RON, compliant sulfur, and water content, which is compliant to meeting the requirement of engine performance. So this is a summary of
the few points of the E20 program of the Government of India, which has now made us less reliant on 100% import of crude towards production of gasoline. Thank you, Vartika ji. Now I request Mr. Vikram Gulati to make some. Good afternoon. Good afternoon to all. So, just want to add to what's been said. The automotive amongst few industries that is, very related in terms of quality and performance. We have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc. And like mentioned, fuel side also, there are very clear specifications. It's not only the OEMs who are producing these vehicles, which test them very elaborately, but also when you introduce a vehicle, these have to be tested, certified, homologated, and then introduced. And now, with newer norms, there is intermittent, again, certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. So, the point I'm trying to make is the vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense technical oversight, testing agencies which are independent. Now, the second point I'd like to briefly make is to set the context. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. And it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobiles started to roll out, it was ethanol that was used. And another fact is that its performance is so good that it is used in Formula One racing cars. So the fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, RON element, but it's also clean fuel. In an era when we are facing the issue of climate change and are looking at rapidly decarbonizing, this is a zero carbon fuel because it's derived from plants. None of the carbon emitted by when you use this fuel is under the ground. It's all over the ground, which is recycled. That makes it extremely good for not only use now, but for our coming generations, because we are avoiding so much of carbon emissions, which has adverse impact on our society and the generations to come. Last point I'd like to make before I hand it over is just look what happened 2-3 months back. I think it was a wake-up call and an extremely strong reminder of the vulnerability we face because of energy being imported. We're not being energy self-reliant. And in this tough time when energy, not only the energy prices, the fossil fuel prices, but crude availability itself became an issue. So I think with 20% mixing being in place, a lot of that helped to mitigate the impact not only on the economy, but also on the pockets of the consumers. So with these points, I'd like to hand it back. Thank you. Thank you, Gulati ji. Now I'd request Mr. Rahul Bharti to make it. Thank you, and thanks for inviting me to this forum, where it gives me an opportunity for Maruti Suzuki to utilize this opportunity to reach out to all customers in the country and give a statement of confidence. Over the previous few days, we've heard that there are some doubts or queries or concerns on usage of ethanol in cars. India mandated E20 from 2023 for material compliance, and before that it was E10. Obviously, after 2023, both the cars and the fuel are mandated for E20, so that is not a cause of concern. If I understand well, the cause of concern is what happens if
on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question which needs to be addressed. As Mr. Gulati said, the industry is very robust in design, testing, validation, certification, and even post-certification, checking conformity of production through the life of the model. And in that design methodology, let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. That's a statement of confidence that I want to give you, and of course we are here to address questions also. Thank you. I would request Mr. Ashutosh Verma to make his remarks. Thank you, ma'am. First of all, let me start with congratulating the Government of India for the steps it has taken and continues to take for India's energy independence. Over the last few days, we have seen a lot of social media chatter regarding how damaging E20 possibly could be to the vehicles. We are here to dispel these concerns. As a responsible manufacturer and the world's largest two-wheeler maker, we sell over ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ उसके एटमी ठिकानों पर हलचल तेज हो गई है, जिसकी वजह बना है इजराइल, जिसने ईरान को हमले की धमकी दी है। यही वजह है कि ईरान के भीतर अब खुलकर परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट में ईरान के प्लूटोनियम भंडार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने पेंटागन से लेकर तल अवीव को परेशान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नए और ज्यादा आक्रामक चरण में ले जा रहा है? क्या पश्चिम एशिया एक नए परमाणु संकट की दहलीज पर खड़ा है? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण आप भी देखिए। ईरान ने इजराइल पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को धमकी देने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार देते हुए कार्रवाई की मांग की। ईरान ने इस धमकी को केवल राजनीतिक बयानबाजी न मानकर इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा बताया है और इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन करार दिया। परमाणु नीति और अमेरिका के साथ हुए एमओयू की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। समझौते के अनुच्छेद 8 के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया था, लेकिन इजराइल की ताजा धमकी के बाद इस नीति पर फिर से विचार करने का समय आ गया। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो ईरान की जनता का ये डिमांड कि हमारे पास होना चाहिए, ये एक तरीके का निष्पक्ष होकर बात करी जाए तो एक तरीके की सिक्योरिटी तो आ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की जो डेटरेंस है वो बहुत बड़ी है, स्पेशली इवन यूएस या इजराइल जैसी कंट्रीज़ के लिए, कि उन्हें पता है कि इससे वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है जिसको वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सेकेंड स्ट्राइक में कुछ भी कर लीजिए, बट वो जो पहली स्ट्राइक है वो अपने आप में इतनी डिस्ट्रक्टिव होगी, इतनी इनह्यूमन होगी कि आप शायद उसे झेल नहीं पाए। क्या एमओयू की शर्तों को तोड़ देगा ईरान? ईरान की एटम बम वाली जिद अरब की तबाही का कारण बनेगी? आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद आईआरजीसी ने कहा था कि आत्मरक्षा का एक ही साधन है एटम बम, और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की मिलिट्री कमांड ने नो फ्लाई जोन जैसा अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि ईरान ने नया नियम बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के इशारे पर चलेगा, दूसरा रास्ता चुनने वालों को अंजाम भुगतना होगा। साथ ही हॉर्मुज में ईरान ने स्पेशल फोर्स के जरिए समंदर में घेराबंदी कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने फ्री हॉर्मुज के बदले एक बड़े प्रस्ताव की पेशकश भी की थी, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। क्या ये किसी बड़े विध्वंस से पहले की चेतावनी है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अनबिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान के बताए रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा।
अगर कोई जहाज ईरान के नियमों को नहीं मानता है तो उसे कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह हैं। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से ही निकला जा सकता है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले समुद्री मार्ग पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की है, जो यहां से गुजरने वाले जहाजों की पहले से पहचान करके उन पर नजर रखेगी। इनका मकसद जहाजों के आने जाने के शेड्यूल और रूट की पहले से जानकारी इकट्ठा करना है। हॉर्मुज रूट पर तैनात स्पेशल फोर्स नौसैनिक उपकरण और हवाई प्रणाली से लैस है। फ्री रखने के बदले अमेरिका की तरफ से बड़ी पेशकश की गई। अमेरिका ने ईरान को अरबों डॉलर का फंड रिलीज करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही ईरान तेल बेचकर और दूसरे संसाधनों का निर्यात करके हॉर्मुज से ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि वो इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, जिससे ईरान सालाना बड़ी रकम कमा सकता है, जिसके तहत ईरान सेंटकॉम के ठिकानों पर दबाव बनाएगा। अगर खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, यूएई को यह संदेश दे रहा है कि अगर वो सेंटकॉम को अपने यहां पनाह देंगे तो वो भी ईरान के निशाने पर रहेंगे। हॉर्मुज को सुरक्षा कवच में बदलना चाहता है, जहां अमेरिकी सेना की एंट्री पर ईरान के नियम लागू होंगे। इसी के साथ अमेरिका की भारी भरकम ताकत का मुकाबला करने के लिए ईरान अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अपना रहा है। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश। मुंबई के वसई इलाके में भारी जलभराव। बारिश की वजह से कई जगह सड़कें डूबी। सड़क पर 3 फीट तक भरा पानी।